नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। फिर से अपन क्लास लेके आए हैं। जो सिंचाई की क्लास थी उसमें जो दो विधियां थी वो कंप्लीट हो गई थी। पहली विधि थी वो सतह विधि, सरफेस इरिगेशन मेथड था। दूसरी विधि थी वो सब सरफेस इरिगेशन, वह जो अधो सतही विधि था वो था। और तीसरी जो विधि है वो आज पढ़ने जा रहे हैं, वो है फव्वारा विधि, स्प्रिंकलर मेथड, या अपन बात करें छिड़काव विधि। क्योंकि अपन जैसे किसी भी चीज का छिड़काव करते हैं उसी तरह से फव्वारा भी है, वो छिड़काव की तरह काम आता है। या फिर चौथा नाम है उसका कृत्रिम वर्षा विधि। कहने का मतलब क्या है कि वर्षा की जैसे बूंदे गिरती है और अपने द्वारा एक किया जाता है, इसलिए इसको कृत्रिम वर्षा विधि भी कहते हैं। अब अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। सामान्यतः है फव्वारा विधि है वो सभी जानते हैं फव्वारा विधि के बारे में। बस इसमें जो टर्मिनोलॉजी है या जो मेन चीज है वो उसका अपन जिक्र करेंगे यहाँ पे। इसमें फव्वारा विधि है वो ये पहले ये देखते हैं कि सर्वाधिक या सबसे ज्यादा है वो फव्वारा विधि है वो कौन से राज्य में अपनाई जाने वाली विधि है या कौन से राज्य में अपनाई जाती है। तो सर्वाधिक है, यदि अपन राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक है वो फव्वारा विधि है। सर्वाधिक फव्वारा विधि है वो है हरियाणा राज्य है, उसमें अपनाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा है फव्वारा विधि कहाँ अपनाई जाती है? हरियाणा में। अब अपन बात करते हैं यदि राजस्थान की। राजस्थान में सर्वाधिक किस जगह अपनाई जाती है ना, इसकी बात करेंगे अपन। तो एक आपने जब फव्वारा है उसकी आपने आवाज सुनी होगी, तो उसकी आवाज कैसे आती है? झुनझुन आती है ना उसकी आवाज। तो इससे आपको याद करने की ट्रिक है या इसको याद करने का तरीका यही है कि सर्वाधिक है वो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें फव्वारा विधि है वो उपयोग में ली जाती है, तो वो है झुनझुन। क्योंकि अपन जब फव्वारा चलाते हैं तो उसकी आवाज भी कैसे आती है? झुनझुन की जैसे आती है, तो वो है झुनझुन। ये जो जिला है वो जो है वो फव्वारा विधि सर्वाधिक अपनाई जाती है राजस्थान में। अब अपन बात करते हैं इसकी सामान्य जो चर्चा है इसकी बात करते हैं। और यदि अपन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन ये आ जाते हैं कि निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसमें पानी की बचत है वो सर्वाधिक होती है। तो कई बार क्या है कि यदि बूंद बूंद सिंचाई विधि ऑप्शन में नहीं आकर के और यदि फव्वारा विधि आती है, इसके अलावा जो ऑप्शन है वो सतही विधि के आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है फव्वारा विधि है मतलब सर्वाधिक है, पानी की बचत है बूंद बूंद में होती है, फिर उसके बाद में है फव्वारा विधि में होती है, फिर उसके बाद में अन्य विधियां हैं उनमें पानी की बचत होती है। और एक चीज और है कि पानी का सर्वाधिक जो उपयोग है जिसे बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी वो है वो सर्वाधिक है वो बूंद बूंद सिंचाई में, फिर उसके बाद में फव्वारा विधि में है, फिर उसके बाद में है वो अन्य विधियों में है। अब अपन इसकी बात करते हैं। तो ये विधि सर्वप्रथम है वो कहां से आई? तो सर्वप्रथम विधि इजराइल द्वारा विकसित की गई। यदि कई बार क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि वह विश्व का वह कौन सा देश है जो पूर्णतः सिंचित है या पूर्णतः सिंचाई पर निर्भर है, तो वो है इजराइल। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी ड्राई लैंड या शुष्क क्षेत्र में कोई भी विधि आती है तो वो कहां से आती है? वो इजराइल से ही निकलने वाली विधि होती है। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन कि फव्वारा विधि में है। देखो डायग्राम बना के देखते हैं अपन। जैसे ये पाइप है, उसके बाद में ये इसके ऊपर नोजल लगी हुई होती है, ये इसको बोलते हैं राइजर। और फिर उसके बाद में ऐसी टूटी टाइप में होती है, इसको बोलते हैं नोजल।
इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये होता है, ये पाइप, एक पाइप की जो लंबाई है वो रहती है 6 मीटर, इसको अपन बोल सकते हैं 20 फीट। ठीक है, ये पाइप की लंबाई होती है। फिर उसके बाद में यदि अपन इस राइजर की बात करते हैं तो ये होता है 3 फीट का। ठीक है, ये इस प्रकार जो डायग्राम होता है इसका फव्वारा विधि का। अब इसमें यदि आप कई बार ये आता है कि ये विधि कहाँ अपनाई जाती है, तो ये विधि है वो जो रेतीले क्षेत्र होते हैं, रेतीले क्षेत्र या ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में अपनाई जाती है। देखो ये क्षेत्र है, ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन था कि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में या रेतीले क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली निम्न में से कौन सी विधि है, तो वो है फव्वारा विधि। इसको बोलते हैं अंडुलेटिंग जो एरिया भी बोलते हैं, मतलब ऊबड़ खाबड़ जो एरिया होता है उस एरिया में इस प्रकार की या फव्वारा विधि है वो सर्वाधिक उपयोगी है। कई बार ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो लवणीय और जो लवणीय मृदाएं होती है उनमें सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि है वो बूंद बूंद है, और जो रेतीली मृदाएं होती है या फिर जो उबड़ खाबड़ मृदाएं होती है उसमें जो अपनाई जाने वाली विधि है वो फव्वारा विधि है। अब उसके बाद में और विशेषता क्या है इसकी, यदि अपन और विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें पानी की बचत, यदि पानी की बचत की बात करें अपन, पानी की बचत, तो इसमें पानी की बचत है वो नियर अबाउट 25 से लेके 50% तक होती है। और ये पानी की बचत है वो 100% के अकॉर्डिंग या सतही विधि के अकॉर्डिंग भी देखते हैं अपन, तो पानी की बचत है वो कितनी होती है, 25 से 50% है वो पानी की बचत होती है। जो अन्य विधियां हैं कौन सी, जो सतही विधि है उनकी तुलना की बात करते हैं अपन। तो अब उसके अलावा और क्या होता है इसमें, जो अब इसके अलावा जो पानी की बचत है वो 25 से 50% होती है। और इसकी क्या क्या विशेषता है, और इसकी विशेषता है कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, यदि अपन बात करते हैं जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज एफिशिएंसी, ये इसकी है वो रहती है 50 से 70%। ठीक है, ये वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है कि कितना पानी अपने द्वारा दिया गया फसल को और कितना पानी उसके द्वारा ले लिया गया, या उसकी मेटाबॉलिज्म या जितनी भी अपचयी क्रिया हैं उनमें कितना पानी काम में आया और कितना लॉसेज हुआ। तो जल उपयोग दक्षता मतलब है कि ये 50 से 70% है ये पानी की, इसमें जो उपयोग है वो होता है, और पानी की बचत है वो 25 से 50% होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब इसके अलावा और क्या विशेषता है कि इसमें क्या होता है कि प्रेशर लगता है, इसमें क्या है कि दाब लगाया जाता है। यदि दाब नहीं लगाएगा तो जो फव्वारा है उसकी है वो दूरी नहीं बनेगी और उससे पानी का बिखराव कम होगा, इसलिए वो दाब है वो आवश्यक है। तो इसमें जो दाब है वो कितना लगता है, अपन दाब की बात करें तो वो लगता है नियर अबाउट 2.5 से 4.5 सेंटीमीटर किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये इस प्रकार का जो दाब है, ये यूनिट को ध्यान में रखना, ये दाब है ये इस विधि में लगाया जाता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हो सकता है या पूछा जा सकता है, या आईसीआर में पूछा गया है कि निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसमें सर्वाधिक दाब का उपयोग किया जाता है या सर्वाधिक दाब लगता है, तो वो कौन सी विधि है, फव्वारा विधि है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं तो ये दाब है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। अब इसके अलावा अपन इसकी और क्या क्या विशेषता है, इसकी विशेषता और ये है कि जो फव्वारा विधि है वो ड्रिप की तुलना में, फव्वारा विधि है वो ड्रिप की तुलना में, या फिर अपन बात करें कि ये इसकी डिस्चार्ज रेट कितनी है। डिस्चार्ज रेट का मतलब ये होता है कि पर हावर, मतलब 1 घंटे में कितना पानी है वो रिलीज करती है। तो यदि फव्वारा विधि की बात करते हैं तो 1 घंटा जो यदि अपने जो फव्वारे चल रहे हैं तो 1 घंटे में है
वो 1,000 लीटर है वो पानी है वो रिलीज करती है ये। ठीक है, इस विधि में जो अपन राइजर की बात करते हैं या एक नोजल की बात करते हैं तो उसे 1 घंटे में 1,000 लीटर पानी रिलीज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी जो विशेषता है इनको ध्यान में रखते हुए आपको इसके बारे में जो पढ़ना है। अब उसके बाद में इसके लाभ और हानि की अपन चर्चा करेंगे। तो उसको देखते हैं कि क्या क्या इससे लाभ है और इस विधि में क्या क्या हानियां आती है, मतलब कौन कौन सी समस्याएं आती है। अपन लाभ की बात करेंगे तो लाभ में है कि इस विधि में क्या होता है कि जो फर्टिगेशन है, फर्टिगेशन है उसमें आसानी रहती है। मतलब फर्टिगेशन की जो क्रिया है उसमें आसानी रहती है। ये फर्टिगेशन क्या है पहले इस शब्द को समझ लेते हैं। ये फर्टिगेशन है, ये है जो फर्टिलाइजर और इरिगेशन, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका तो जो ये शब्द लिया हुआ है फर्टी और इसका शब्द लिया हुआ है गेसन, तो उससे बना है फर्टिगेशन। कहने का मतलब ये है कि जो पानी के साथ में है वो फर्टिलाइजर या उर्वरक पानी के साथ में देने की क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिगेशन कहलाती है। तो ये समझ गए होंगे फर्टिगेशन के बारे में। वैसे है ये गेसन से संबंधित है वो 2-3 शब्द है, जैसे हर्बिगेशन है, केमिगेशन है। तो हर्बिगेशन में क्या होता है, हर्बिसाइड है जो खरपतवारनाशी है उनको यदि पानी के साथ अपन देते हैं तो उस क्रिया को हर्बिगेशन कहते हैं। यदि केमिगेशन की बात करें तो केमिगेशन क्या है, केमिगेशन जो केमिकल या उर्वरक होते हैं, मतलब जो केमिकल होते हैं उर्वरक के अलावा भी जो केमिकल होते हैं उनको यदि पानी के साथ में देने की क्रिया है वो भी किस में आती है, केमिगेशन में आती है। तो एक तो ये लाभ हो गया। दूसरा है पानी की बचत, सतह विधि तुलना में अधिक। इसके अलावा अपन यदि और लाभ की बात करते हैं तो एक है कि इसमें जो है भूमि का पूरा शुद्ध उपयोग हो जाता है, भूमि का पूरा सदुपयोग। ये इसके लाभ है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो प्रेशर वगैरह है इसके बारे में आपको बताया दिया है। पानी की बचत है, वो डिस्चार्ज रेट है, जो दाब है उसके बारे में आपको बता दिया है। अब है हानि। हानि के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि इससे क्या क्या हानि है। हानि ये है इस विधि में क्या होता है कि एक तो जो लवणीय मृदा है उसमें सिंचाई नहीं कर सकते अपन, लवणीय पानी से सिंचाई नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि जब लवणीय पानी होता है या लवणीय जो वाटर होता है या सैलाइन वाटर है तो वो क्या है कि जैसे राइजर या नोजल के थ्रू बाहर निकलता है तो वो डायरेक्ट किस पे गिरता है, उस पे गिरता है मृदा के ऊपर और पौधों के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि जो अंकुरण होना होता है उस समय, तो वो क्या है कि डायरेक्ट लवण है वो सतह के ऊपर गिरते हैं और वो उसका कंसंट्रेशन वहां हाई हो जाता है, जिसके कारण से जो लवण है वो ज्यादा एकत्रित हो जाते हैं। और ये इसका एक नुकसान ही है, इस विधि में लवण ज्यादा एकत्रित होने से क्या है अंकुरण नहीं हो पाता है और इसलिए इस विधि की ये एक हानि है। अब उसके बाद में दूसरी हानि की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि एक तो अधिक वायु वाले क्षेत्रों
के लिए उपयुक्त नहीं है। एक तो जो अधिक वायु वाले क्षेत्र होते हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं है। अब एक अपन बात करते हैं कि जो अधिक वायु वाले क्षेत्र क्या करते हैं, क्योंकि जहां से वायु आती है तो कई बार हवाएं ज्यादा गति से चलती है, तो एक ही जो दिशा में है पानी है वो ज्यादा क्वांटिटी में गिर जाता है, और दूसरी दिशा में पानी है वो ज्यादा क्वांटिटी में या बिल्कुल भी नहीं गिर पाता है, तो जिसके कारण से उस फसल को नुकसान होता है। अब वो कौन सी कितने किलोमीटर है, यदि अपन बात करते हैं 12 से 15 किलोमीटर पर हावर या पर घंटा वायु के वेग में यह विधि वायु के वेग 15 घंटा पर किलोमीटर या इससे अधिक भी बोल सकते हैं अपन, या इससे अधिक वायु के वेग में यह विधि संभव नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ये कि जो अधिक वायु जो गति है, यदि हवाई की गति है वो 12 से 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक है या उतनी है, तो उससे क्या होगा कि जो उस जो एरिया में है या उन क्षेत्रों में है, या अपन फव्वारा विधि है वो काम में नहीं ले सकते। तो फव्वारा विधि सामान्यतः समझ में आ गई होगी, और इसमें जो भी कुछ रहेगा तो आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। आपको बस यही इंपॉर्टेंट है जो बताए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं वो है जो विधियों में है वो कौन सी तीसरी के अलावा है वो चौथी विधि कौन सी है, तो उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो वो विधि है वो है बूंद बूंद या टपका विधि, जिसके बारे में आपको पता होगा। ये विधि भी अपन सामान्यतः है वो अभी चलन में है, और ये विधि अपन जानते भी है ये भी। तो चौथी विधि है वो है बूंद बूंद या टपका या सूक्ष्म या व्याष्टि या ड्रिप या ट्रिकल विधि। तो इनके इतने नाम है। इस विधि में है वो ज्यादातर है वो पूछा जाता है ये ट्रिकल विधि है वो किससे संबंधित है, या ट्रिकल विधि को निम्न में से कौन सी है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है, ड्रिप इरिगेशन है, वो किससे संबंधित है, वो ट्रिकल विधि को ही अपन ये बोलते हैं। और इसको अपन सूक्ष्म विधि भी बोल सकते हैं या माइक्रो इरिगेशन मेथड भी कहा जा सकता है, वो भी एक ही चीज है। अब अपन बूंद बूंद सिंचाई है उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये पाइप्स होती है छोटी छोटी, और इन पाइप्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो एक लगा हुआ होता है पॉइंट ऐसे, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ड्रिपर या इमीटर है ना। ड्रिपर या इमीटर बोलते हैं, जिससे ये पानी है वो रिलीज होता है। और यदि अपन ड्रिपर और इमीटर की बात करें तो इसको ड्रिप का हृदय भी कहा जाता है, ड्रिप का हृदय कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि ड्रिप का जो हृदय है वो किसको कहा जाता है, इमीटर या ड्रिपर को कहा जाता है। ठीक है, इसमें बस यही संरचना है। अब इसकी विशेषता की बात करते हैं। तो ये विधि है वो कौन से क्षेत्रों के लिए, या पहले अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक इस विधि का प्रयोग है वो कौन से राज्य में किया जाता है। तो सर्वाधिक उपयोग राज्यों की अपन बात करते हैं तो वो है महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक ड्रिप का प्रयोग किया जाता है। इंडिया की बात करते हैं अपन, या फिर राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, राजस्थान में सर्वाधिक उपयोग है
इस एरिया में किया जाता है। तो ये हो गई उपयोग की बात करते हैं अपन। अब उसके अलावा अपन बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो ये जो ड्रिप की विधि है ये कहां से आई? तो ड्रिप का विकास या इस विधि का विकास, इस विधि का विकास या विकसित मानते हैं इसको, विकास है वो इजराइल से हुआ है। और जो फवारा दिए उसका भी विकास कहां से हुआ है? इजराइल से हुआ है। और ये कोई वैज्ञानिक था जिसका नाम था समचा ब्लास। इस वैज्ञानिक ने इस विधि की खोज की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस विधि का विकास है या विकसित है वो कहां से हुई है? इजराइल से हुई है। और जो साइंटिस्ट है वो है समचा ब्लास है, जो इस विधि को विकसित किया है। अब अपन बात करते हैं कि इस विधि का उपयोग है वो कौन सी मृदाओं के लिए उपयोगी है, सर्वाधिक कौन सी मृदाओं के लिए उपयुक्त है? इस विधि का उपयोग लवणीय मृदाओं हेतु किया जाता है। इस विधि का प्रयोग है वो कौन सी मृदाओं के लिए किया जाता है? लवणीय, ये ध्यान में रखना। और पहले वाली जो फव्वारा विधि है वो कौन सी मृदाओं के लिए उपयुक्त है? वो है जो आपकी रेतीली मृदाएं हैं या जो उबड़ खाबड़ मृदाएं हैं या जो अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, अंडुलेटिंग जो एरिया है, जो उबड़ खाबड़ वाले एरिया है, उन एरियाज में है वो फव्वारा विधि काम में लेते थे। और जो लवणीय मृदा है उनमें है वो कौन सी विधि काम में लेते हैं अपन? ड्रिप या ट्रिकल विधि या टपका विधि या इसको अपन सूक्ष्म या व्यष्टि विधि भी कहते हैं, इसको काम में लेते हैं। अब इसकी और क्या विशेषता है? ये जो है वो इसके अलावा जो लवणीय मृदाओं के लिए उपयुक्त है ये। अब इसकी जो ये अपन लाभ की बात करते हैं और हानि की बात करते हैं अपन। इस विधि से है वो क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है, मेन चीज ये है वो बताई जा रही है आपको। बस इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज याद करनी है। तो अपन पहले बात करते हैं लाभ। तो लाभ में है वो किस प्रकार है? इसमें है पानी की बचत कितनी होती है उसकी बात करते हैं अपन। पानी की बचत, इसमें है पानी की बचत है वो होती है 60 से 70% है वो पानी की बचत होती है इसमें। और यदि अपन बात करते हैं जल उपयोग दक्षता की, जल उपयोग दक्षता, तो ये कितनी होती है? ये 80 से 90% होती है इसकी जल उपयोग दक्षता। और फव्वारा की कितनी थी जल उपयोग दक्षता? वो कितनी थी? 50 से 70%। और पानी की बचत उसमें कितनी थी? उसमें 25 से 50% या 30 से 50%, वो सही है, एक ही चीज है। अब अपन इसमें बात करते हैं प्रेशर की, दाब। तो इसमें दाब कितना लगता है? प्रेशर है वो लगता है इसमें 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है, ये दाब लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। ये सारी चीजें वो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा है वो जो है कि ये पानी रिलीज कितना करता है, डिस्चार्ज रेट बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज दर या रेट, है ना, मतलब पानी है वो कितना निकालती है ये। तो अपन बात करते हैं इसमें, तो ये है 4 से 5 लीटर है वो पर घंटे में पानी है वो रिलीज करती है। इसलिए इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी भी 80 से 90% है। आपको ये इतना ध्यान रखना है। और ये किसके लिए उपयुक्त है? ये है वो है जो फर्टिगेशन के लिए भी उपयुक्त है, फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त। और फल वृक्षों के लिए उपयुक्त। तो ये इस प्रकार इसके लाभ है, डिस्चार्ज रेट है और वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करते हैं ये है। और जो फल वृक्षों के लिए उपयुक्त है, तो ये इसके लाभ की बात चल रही थी। अब उसके बाद में है वो हानि की बात करते हैं अपन कि इससे हानि क्या क्या होती है। हानि में क्या होता है
कि ये क्या है कि जो शुरुआती अवस्था है उसमें ये इसकी जो कॉस्ट है या अपन बात करते हैं इसका खर्चा है वो ज्यादा आता है, तो इसको बोल सकते हैं अपन खर्चीली विधि भी बोल सकते हैं, खर्चीली विधि है। ठीक है, उसके अलावा क्या कह सकते हैं अपन, ये है कि जो उबड़ खाबड़ है उनके लिए, उबड़ खाबड़ भूमियां या भूमि उनके लिए अनुपयुक्त या उपयुक्त नहीं है, उपयोगी नहीं है। तो ये है कि ये उबड़ खाबड़ भूमि के लिए जो उपयुक्त नहीं है और खर्चीली विधि है। और इसके अलावा क्या होता है, इसमें एक समस्या आती है ब्लॉक होने की, जिसको बोलते हैं अपन क्लॉजिंग बोलते हैं, जिसको क्लॉगिंग भी बोलते हैं, उसको क्लॉगिंग की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार है वो हानि है, इसके लाभ हो गए, ये बूंद बूंद सिंचाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख करके और भेज सकते हो। और इसके अलावा अपन बात करते हैं इसकी जो क्लॉगिंग है इसकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये क्या है और ये किस प्रकार है वो ब्लॉक करती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हो गई आपकी ड्रिप विधि जो आपको समझ में आ गई होगी। आपने साधारणतः इस विधि को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा या उपयोग में भी लिया होगा इस विधि को। तो अपन शब्द की बात करते हैं तो ये है क्लॉगिंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये अपने जो इमिटर्स की बात करते हैं अपन, जो इमिटर से लगे हुए होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जैसे लवण आ करके और यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और इसको ब्लॉक कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्लॉगिंग कहते हैं। तो ये क्लॉगिंग है, ये समस्या बहुत ज्यादा आती है। तो इस क्लॉगिंग को है वो रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, देखो ये क्लॉगिंग है वो लवणों या शैवालों की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। तो ये समस्या किसके कारण उत्पन्न होती है, लवणों या शैवालों के कारण उत्पन्न होती है। तो ये अब लवणों को रिमूव करने के लिए अपन क्या काम मिले, तो इसको यदि अपन निवारण करना हो तो इसको क्या करते हैं अपन 0.1% H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl की बात करते हैं अपन से दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जहां पर भी आपके यदि कृषि कार्य के लिए उपयोगी यदि H2SO4 आता है या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आता है तो उसकी मात्रा कितनी होती है, वो होती है 0.1%। आपको ये ध्यान में रखना। अब इसके अलावा है वो जो यदि ये तो अपन लवणों के लिए काम में लेते हैं और शैवालों के लिए क्या काम में लेते हैं, वो है ब्लीचिंग पाउडर। उपयोगी है। तो ये जो क्लोजिंग की समस्या आती है तो ये इसके कारण उत्पन्न होती है और इसके निवारण के लिए अपन ये चीज काम में लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता देना कमेंट करके, और या पर्सनली आप कॉल करके भी आप है जो भी समस्या है जो आपको आ रही है वो आप पूछ सकते हो कभी भी। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं जो मेथड है, इसके अलावा और भी कई मेथड रह गए। तो इसमें जो 4 मेथड है वो हो गए। यदि अपन 5 जो मेथड है उसकी बात करते हैं, ये साधारणतः मेन एक एक लाइन की चीज है, समझना है केवल इसमें क्या होता है, ये किसके लिए उपयोगी है, और ज्यादा इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एक है जो बल्बर
बल्बर के अलावा एक आती है, दूसरी है वो विधि है टाइफून, टाइफून विधि। तो ये किसके लिए उपयोगी है? तो इसको बोल सकते हैं अपन गन्ना के लिए उपयोगी विधि, गन्ना के लिए उपयोगी विधि। और जो छठी है वो आती है रेनगन, रेनगन। ये विधि है वो किसका रूपांतरित रूप है? यह है फव्वारा विधि का रूपांतरित रूप है। और ये किसका रूपांतरित रूप है? ये है ड्रिप का रूपांतरित रूप है। तो ये इन विधियों को बस आपको नाम ध्यान रखना है, ये किसके लिए उपयोगी है ये ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में है अपन बात करते हैं, वो है यदि अपन बात करते हैं जो विधि है ये इंपॉर्टेंट है। वैसे पहले है वो ज्यादा पूछी नहीं गई थी, लेकिन जो 2019 में है ये विधि पूछी गई है, जिसकी अपन बात करते हैं वो है केबलिगेशन या केबलाइगेशन। ये विधि है, ये स्वचालित बोल सकते हैं इसको, स्वचालित सिंचाई विधि है। जेट में आपके जो पूछा गया क्वेश्चन था, ये जेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें पूछा ये था कि निम्न में से वह कौन सी विधि है जो विधि है वो स्वचालित है, या जो ऑटोमाइजेशन विधि है, या फिर उसमें बोल सकते हैं अपन कि वो ऑटोमेटिकली चलती है और अपने आप ही ऑन ऑफ का सिस्टम भी होता है, और जितना वाटर उसमें सप्लाई करना होता है वो ऑटोमेटिक होता है। तो वो विधि थी वो है केबलिगेशन। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्वचालित विधि है वो है केबलिगेशन। अब उसके बाद में ये है विधियां हैं वो आपकी सामान्यतः है वो कंप्लीट हो गई है, जो सिंचाई की विधियां हैं। इसके अलावा जो मुख्य विधियां हैं वो भी आपको बता दी गई है। अब इसमें क्या होता है कि जो दो और जो टर्म है वो काम में आते हैं, या तो आपके बायो में भी काम में आएंगे या फिर एग्रीकल्चर में है ये। इसके अलावा है इसमें एक तो होता है हाइड्रोपोनिक्स और एक होता है एरोपोनिक्स। जो दो टर्म है सिंचाई से संबंधित ही मानते हैं इनको। तो ये क्या होते हैं, ये जो लेटेस्ट मेथड है इनको ज्यादातर अभी काम में ले जा रहे हैं। इनको काम में लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो वाटर की स्केर्सिटी है, जो पानी की कमी है, उसके कारण से है वो इन विधियों को उपयोग में लाया गया। तो अपन बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का क्या मतलब होता है? जल, है ना। और जो एरो है उसका मतलब क्या होता है? एयर। जो अपन हवा में लटकते हैं या जो अपन वायु की बात करते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि ऐसे कोई चैनल लगे हुए होते हैं, यहाँ पानी का टब होता है। तो यहाँ क्या है, जैसे प्लांट है वो ग्रो होते हैं और इनके रूट्स रहती है। तो इस प्रकार है अपन प्लांट है वो ट्रे के फॉर्म में लगा देते हैं। और ये क्या होता है कि जैसे वाटर है इनको यहाँ से सप्लाई करते हैं और ये पानी है वो यहाँ वापस गिर जाता है और इस टब से फिर वापस है वो सक करके और वापस इसमें सप्लाई हो जाता है। यदि अपन इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, इसी से कनेक्ट रहता है। यहाँ पे इसमें लगी हुई होती है मोटर वगैरह, तो ये इससे कनेक्ट रहता है। तो पानी की सप्लाई है जैसे वापस इससे होती रहती है। ये पानी है वो रोटेट होता रहता है, प्लांट है वो ग्रो करता रहता है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। यदि एरोपोनिक्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये है वो कोई ग्रीन हाउस या पॉली हाउस की बात करते हैं, ऐसा कोई सिस्टम है या जो कंट्रोल कंडीशन है उसमें से ट्रेज होती है, ठीक है। अब उस ट्रेज पे क्या होता है कि जैसे प्लांटिंग होती है, प्लांट्स ऐसे लगे हुए होते हैं सभी जगह, और इन प्लांट्स जैसे मान लो इसके अलावा फिर यहाँ पे कोई प्लांटिंग हो गई
जैसे मान लो इसमें ऐसे प्लांटिंग होती है, ये कंट्रोल कंडीशन होती है, और इसमें क्या है कि एक फ्यूम के फॉर्म में, या जैसे अपन बोलते हैं धुंध वगैरह या स्मोक है, उसके फवारे के फॉर्म में है, वो उसके कंट्रोल कंडीशन में एक फवारा दे दिया जाता है, और वो पूरी ह्यूमिडिटी है, वो पूरे है जो जो कंट्रोल चैम्बर है या जो कंट्रोल जो रूम है उसमें पूरी ह्यूमिडिटी बनी हुई होती है, और ये प्लांट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। बस इसमें ये होता है एरोपोनिक्स, इसमें कोई पानी की जरूरत नहीं होती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से वह कौन सी विधि है जो मृदा रहित है, या जो जिसको बोलते हैं अपन सोइल लेस मेथड, निम्न में से कौन सा है, या मृदा रहित विधि है, निम्न में से कौन सी है, तो वो है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, दोनों विधियां हैं। वो जो मृदा रहित विधि है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे दो टर्म। अब उसके बाद में अपने बात करेंगे वो है सिंचाई का निर्धारण। जैसे अपने है सिंचाई की विधियां पढ़ ली, और सिंचाई की विधियों में सभी विधियों के लाभ हानि हो गए, कौन सी विधि किसके लिए उपयोगी है, ये सब कुछ हो गया। अब उसके बाद में है सिंचाई का निर्धारण। ये अपन जो अगले जो वीडियो है उसमें सिंचाई के निर्धारण की अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।